आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन यूजिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में आपको बता चुका हूँ कि ये कैसा होता है, सेंट्रल पोटेंशियल होता है। तो सेंट्रल पोटेंशियल का यूज़ करके हम ये जो न्यूट्रॉन होता है उसकी ग्राउंड स्टेट को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो न्यूट्रॉन होता है ग्राउंड, उसकी जो ग्राउंड स्टेट में जब होता है तो वो एस स्टेट में होता है, एस स्टेट में। तो एस स्टेट कई सारी स्टेट होती है, एस स्टेट, एस, पी, डी, एफ। तो एस स्टेट में लिया जाए। तो एस स्टेट कैसी होती है, अगर कभी बीएससी में केमिस्ट्री पढ़ी हुई तो एस स्टेट होती है स्फेरिकली सिमेट्रिक। यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 इसलिए लिखा होता है कि जो न्यूट्रॉन है उसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाफ हाफ स्पिन है दोनों की। तो जो न्यूट्रॉन है उसकी जो टोटल स्पिन होती है वो 1 होती है, 1/2 + 1/2। अपोजिट स्पिन के भी हो सकते हैं, यानी सिंगलेट स्टेट में भी हो सकते हैं दोनों न्यूक्लियन, लेकिन सिंगलेट स्टेट में न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। न्यूट्रॉन तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों की स्पिन कैसी हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पैरेलल। तो पैरेलल स्पिन होगी तो टोटल स्पिन हो जाएगी 1, तो 1 हो जाएगी, तो ये ट्रिपलेट स्टेट होगी। तो ये इसलिए लिखा है 3s1। ये जो टोटल स्पिन होती है ये जे, ये बाद में अब आपको कभी बताएंगे, जे इज इक्वल टू होता है एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और एस का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो तो 0 होता है, तो 0 + s, यानी टोटल स्पिन जो जे होगी वो 1 होगी। तो ये जे इस जगह पर सफिक्स में जे होता है और यहाँ प्रीफिक्स में मल्टीप्लिसिटी, उसकी सिंगलेट स्टेट है या ट्रिपलेट स्टेट है। और ये जो सिंबल होता है उस सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया न्यूट्रॉन जो है एस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो ये 3s1 ये न्यूट्रॉन की स्टेट होती है। अब देखिए हम 2 न्यूक्लियन सिस्टम लें तो 2 न्यूक्लियन में क्या हो सकता है, दोनों न्यूट्रॉन हो सकते हैं, दोनों प्रोटॉन हो सकते हैं, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो सकता है। तो आपने नेचर में देखा होगा कोई भी ऐसी न्यूक्लियस नहीं देखी होगी जिसमें केवल 2 न्यूट्रॉन होते हो या केवल 2 प्रोटॉन होते हो, ऐसी भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। यानी 2 प्रोटॉन एक न्यूक्लियस को फॉर्म नहीं कर सकते, यानी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, वो इतना नहीं होता कि वो उसको बाइंड रख सके, एक न्यूक्लियस बना सके। इसी तरह से 2 प्रोटॉन होंगे तो वो भी बाउंड स्टेट में नहीं रह सकते। न्यूक्लियस कब बनती है, न्यूट्रॉन में क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगर हम इसको तोड़ दें, अलग अलग कर दें, तो वो न्यूक्लियस नहीं कहलाएगी, फिर तो अलग एक प्रोटॉन हो गया, एक अलग न्यूट्रॉन हो गया। न्यूक्लियस तभी होती है जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड स्टेट में बंधे हुए रहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए होंगे, तभी वो न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं। तो कोई भी ऐसी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती जिसमें केवल 2 न्यूट्रॉन होते हो या केवल 2 प्रोटॉन होते हो। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाली न्यूक्लियस होती है और जिसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम की जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसकी जो न्यूक्लियस होती है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और इस न्यूक्लियस को बोलते हैं हम ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन केवल मैंने बताया किस स्टेट में, ट्रिपलेट स्टेट में ही स्टेबल रहता है, सिंगलेट स्टेट में स्टेबल यानी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं है, क्योंकि इनकी स्पिन अगर एंटी पैरेलल होगी तो ये न्यूक्लियस नहीं बनाएगा, पैरेलल स्पिन पर ही ये न्यूक्लियस बनाता है। तो ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट को स्टडी करने के लिए स्क्वायर वेल पोटेंशियल का यूज़ करके करेंगे। उससे पहले हम ड्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे, क्या क्या ड्यूट्रॉन में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ड्यूट्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। यानी मैंने बताया था ड्यूट्रॉन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से ही ड्यूट्रॉन बनता है। अब इन दोनों में से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन पर ही चार्ज है, तो ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज +E, यानी E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो +E। मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.01475 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, इतना मास होता है उसका ड्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होता है, h×, यानी स्पिन की जो यूनिट होती है वो h× होती है। यहाँ 1 नहीं लिखा है मैंने, जैसे x 2x 3x, तो केवल x लिखना हो तो 1x थोड़ी लिखते हैं,
तो ऐसे ही ये 1 H क्रॉस है एक तरह से। तो जो न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है वो 1 होती है और H क्रॉस उसकी यूनिट है। इट फॉलोज बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बोस-आइंस्टीन, एक होती है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, एक बोस-आइन स्टैटिस्टिक्स, उसको फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 2.225 MeV। ये वैल्यू बहुत कम होती है, यानी जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए हैं। यानी अगर हम 2.225 एनर्जी इस न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस को दे दें बाहर से कहीं से, तो ये दोनों प्रोटॉन और न्यूक्लियस टूट जाएगी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। द स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन होती है 2.1 फर्मी। फर्मी जो स्मॉल डिस्टेंसेज होती है, न्यूक्लियर डिस्टेंसेज वो बहुत छोटी होती हैं, तो उनको हम फर्मी में मेजर करते हैं। और एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो जो न्यूट्रॉन की जो रेडियस है वो 2.1 फर्मी। और यही क्या होती है, मैंने बताया न्यूक्लियर फोर्स की रेंज भी इतनी होती है, 2 से 3 फर्मी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्पिन्स आर पैरेलल। जैसे मैंने बताया टोटल स्पिन 1 होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन पैरेलल होंगी तभी टोटल स्पिन 1 होगी। और जब स्पिन 1 होगी तो कौन सी स्टेट में होगा, वो ट्रिपलेट स्टेट, न्यूट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में होता है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0। मैंने बताया था ना, एस स्टेट में होता है, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए, पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2, एस पी डी एफ जी एच, इस तरह से ऑर्बिटल स्टेट्स होती हैं। तो एस के लिए 0, ये तो चीज़ें आपने 12th में भी पढ़ी होंगी, बीएससी में भी पढ़ी होंगी। तो एस स्टेट में होता है, इसलिए उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, ठीक है ना। अब बताए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज 0.85735 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है न्यूट्रॉन का। और क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज 2.82 × 10⁻⁻27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है ना। और तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं न्यूट्रॉन की। अब देखिए न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बताई थी हमने कितनी, 2.225 MeV। ये बहुत कम वैल्यू होती है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, बहुत लूजली बाउंड सिस्टम है ये न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस की कंपैरिजन में। तो न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे चार्ज है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तभी तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कूलॉम फोर्स नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन पर तो चार्ज है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है। तो दोनों पर चार्ज होता तब तो समझ सकते थे। तो ये फोर्स जो लग रहा है जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी आ रही है, उनमें डेवलप हो रही है, वो कूलम फोर्स की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं है। दोनों पे चार्ज होगा तभी कूलम फोर्स लगेगा। और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनके जो मास हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बहुत कम होते हैं, उस मास के मास को वैल्यू रख के फॉर्मूले में हम F = Gm1m2/r² से फोर्स निकालें और उस फोर्स के जो इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी वो निकालें, तो वो एनर्जी इस एनर्जी से बहुत कम होती है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, तो वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एनर्जी, उस फोर्स के इक्विवेलेंट जो एनर्जी आएगी वो इस बाइंडिंग एनर्जी से बहुत कम होती है। ये जो फोर्स लग रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, वो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी बहुत कम होता है, उससे भी इतनी बाइंडिंग एनर्जी डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए इस फोर्स को हमने क्या लिया, एक नया नाम दिया सेंट्रल न्यूक्लियर सेंट्रल फोर्स। और इसका नेचर कैसा लिया, शॉर्ट रेंज और अट्रैक्टिव हो तभी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रख पाएगा, न्यूक्लियस बना पाएगा।
तो इसकी न तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, न ग्रेविटेशनल हो सकता है, तो ये और न मैग्नेटिक हो सकता है। तो ये एक नया तरीका का फोर्स है, इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स भी कैसा है, इसको हमने अभी सेंट्रल फोर्स लिया है, क्योंकि न्यूट्रॉन को हमने एस स्टेट में ही माना है। एस स्टेट स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है और शॉर्ट रेंज होता है जी। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी पहले ही लेक्चर में। ये शॉर्ट रेंज भी होता है और अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव नहीं होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बनेंगे नहीं, न्यूक्लियस बनेगी नहीं, अलग अलग घूमते रहेंगे प्रोटॉन न्यूक्लियर न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स को हम अब सेंट्रल, शॉर्ट रेंज और अट्रैक्टिव मान के चलेंगे। न्यूट्रॉन की स्टडी करने के लिए हमको सबसे पहले उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूला है, आपने क्वांटम मैकेनिक्स में 3rd ईयर में पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले को का यूज़ करके और हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल के यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है लेबोरेटरी फ्रेम, एक होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं हम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो मास होता है उसको मास को हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, और दोनों पार्टिकल का जो रिड्यूस्ड मास होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। प्रोटॉन का मास इंटू न्यूट्रॉन का मास अपॉन प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, अगर हम लगभग बराबर मान लें और इनको m के इक्वल मान लें, तो इसमें अगर दोनों की जगह पर m सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा m² अपॉन 2m, एक m से m कट जाएगा तो ये m/2। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी m/2। तो यहाँ पर हम रिड्यूस्ड मास का यूज करते हैं। E क्या है ये है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी 2 न्यूट्रॉन सिस्टम क्या है हमारा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन में की एनर्जी क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है केवल। तो जो टोटल एनर्जी है उसकी वो केवल ये बाइंडिंग एनर्जी है उसकी। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो पोटेंशियल लग रहा है वो ये पोटेंशियल है V, ये पोटेंशियल है और ये उसकी टोटल एनर्जी है। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अगर हम इस वेव फंक्शन को, ये न्यूट्रॉन का वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लें तो इस जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसका ये यहाँ डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, इसकी जो वैल्यू होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो ये वैल्यू होती है। आप किसी मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक में ये देख लेना, डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर है उसकी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये वैल्यू आती है 1/r² del/r इंटू r² del psi del r प्लस 1/r² sin थीटा del/del थीटा sin थीटा del psi del थीटा प्लस 1/r² sin स्क्वायर थीटा del 2 psi del phi स्क्वायर। बाकी की चीज़ें वही हैं जो पहले दी थी, ये चीज़ें सेम है जो यहाँ पर है, ये चीज़ें वही हैं। यहाँ पर हमने म्यू की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, म्यू इज इक्वल टू m/2। तो यहाँ m/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो m/h² रह जाएगा। तो ये वही है m/h² e-v psi। क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में 3 वेरिएबल्स होते हैं, r, थीटा और फाई। तो जो वेव फंक्शन होगा हमारा साई वो 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, r, थीटा और फाई। तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फंक्शन तो ले लिया हमने रेडियल वेक्टर r का और दूसरा वेव फंक्शन ले लिया हमने रेडियल थीटा और फाई का। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो जो नया फंक्शन बनेगा वो r, थीटा, फाई का फंक्शन होगा। तो इस वेव फंक्शन को हम वेव फंक्शन के प्रोडक्ट का बराबर मान सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसलिए किया है कि इसको हम यहाँ, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ साई की जगह पर यहाँ पर, और फिर हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, आपने मैथमेटिक्स में बीएससी में कहीं पढ़ा होगा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, उसकी सहायता से इसके रेडियल पार्ट को अलग कर लेंगे। तो उसका जब हम रेडियल पार्ट को अलग करेंगे तो केवल रेडियल पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर थीटा फाई हट गए, यहाँ से केवल रेडियल पार्ट रह गया और उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म और यहाँ पर इसमें इंक्लूड हो गई। इसका जो डेरिवेशन है वो किसी में पूरा सॉल्व करके कैसे हमने मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से इनको अलग अलग किया है और ये टर्म कैसे आई है ये हम उससे बताऊंगा बाद में। तो इस जो हमारी ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी इसमें हमने वेव फंक्शन को 2 पार्ट में तोड़ लिया, रेडियल पार्ट अलग
और थीटा फाई पर डिपेंडेंट पार्ट अलग। फिर इस वेव फंक्शन को हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया, उसका यूज़ करके हमने रेडियल पार्ट इसका निकाल लिया। ये हमारा रेडियल पार्ट हो गया। यहाँ पे जो एल, ये जो टर्म है ये कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल क्या होता है? जैसे किसी बॉडी को हम, मास को हम रस्सी से बांध के घुमाएं तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल लगता है। वो क्या करता है? उसको बाहर खींचने की कोशिश करता है। अगर हम छोड़ दें रस्सी को तो वो ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा। तो इसका काम भी यही है, ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है। ये तो माइनस लगाए ना, तो ये बाइंडिंग एनर्जी को कम करने का काम करता है सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। तो हमारे पास अब ये रेडियल पार्ट आ गया। अब हम एक और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमारा जो वेव फंक्शन था ψ1r, जो इक्वेशन अभी हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकाली थी, उसको हम ur/r, ये भी r का फंक्शन है, ये भी r का फंक्शन है, ur/r, ur एक नया रेडियल वेक्टर है फंक्शन, उसके बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें ψ1r को विद रिस्पेक्ट टू r, इसको तो ये आएगा 1/r del ur/r del r माइनस ur/r²। अब मैथमेटिक्स भी पढ़े हुए हैं सब, तो ये सिंपल डिफरेंशियल है, दो फंक्शन है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। फिर दोनों साइडों में r² से मल्टीप्लाई कर दो। इधर यहाँ r² से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ r² से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो एक r से r कट जाएगा, यहाँ r रह जाएगा, और यहाँ r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो r² कैंसिल हो जाएगा, ये केवल ur रह गया। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे डेल ओवर डेल r से, और एक 1/r² से डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो डिफरेंशियल कर लो, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू r निकालेंगे और 1/r² से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो ये हो गया। ठीक है, इसमें दो टर्म कट जाएंगी, ये कट गई और ये कट गई, कैंसिल हो गई, तो ये आएगा एक r से, ये r यहाँ हट जाएगा, तो 1/r del 2r del r² हो गया। तो इस वैल्यू को हम, जो हमारी अभी पिछली जो श्रोडिंगर रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन निकली थी, उसमें यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस जगह पर, ये वैल्यू आ गई। बाकी की वैल्यू तो सेम है, फर्स्ट टर्म हमारी ये थी, उस इक्वेशन को देखना आप, उसकी जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम पूरी इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r से मल्टीप्लाई करने से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये r भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन मिलेगी वो होगी del 2 ur/del r² प्लस m/h² e माइनस vr माइनस l इंटू l+1 h²/mr² इंटू ur। ये जो इक्वेशन कहलाती है ये रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर इस इक्वेशन अभी केवल यहीं तक स्टडी करेंगे। तो ये हमारी रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें इस पोटेंशियल को हम स्क्वायर वर्ल्ड पोटेंशियल लेंगे, उसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में